Hello friends, welcome to the first video of this series called Computing a Journey of Electron। इस फर्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के बारे में देखने वाले हैं और ट्रांजिस्टर को मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा कैसे ट्रांजिस्टर की फॉर्मेशन होती है और वो कैसे एज अ स्विच वर्क कर पाता है और क्यों एज अ स्विच हमारी काम की चीज़ है और हम उससे पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरा नाम राम विकास है और आप मुझे टेलीग्राम पे आरबी मिश्रा अंडरस्कोर 101 पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, करंट क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है और डोपिंग से सेमीकंडक्टर से हम डायोड कैसे बनाते हैं, डायोड से हम कैसे करंट के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं और फिर अ, जो हमारे जंक्शन डायोड थे उसी की हम दो जंक्शन वाले डायोड बना के कैसे एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह यूज़ करते हैं और फिर इससे पहले कंप्यूटिंग में हम क्या यूज़ करते थे और हम अब तक कहाँ पहुँच चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन देखिए एटम के अंदर पहले मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू रखूँगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है कि एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। ये मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है लेकिन न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा, ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स स्मॉलर। और उसके न्यूक्लियस से बाहर फिर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड रहता है। देखिए जो एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये अभी के लिए हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए इनफ है। तो जो एटम्स होते हैं, देखिए हमारी जितनी भी सराउंडिंग है वो एटम से बनी हुई है। हम सब एटम से बने हुए हैं। एटम्स यही कुछ 118 एटम्स होते हैं टोटल में और उन एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलके फिर मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं और न्यू न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं और जिनमें कि मास होता है जो कि न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और न्यूक्लियस को टाइटली होल्ड करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो क्लाउड फॉर्म में होते हैं, उनकी जो लोकेशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो क्लाउड की तरह रहते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, हम उनको देख नहीं सकते लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो उनकी उसकी क्वांटम एक्सप्लेनेशन है जो कि अभी के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो उसको मैं अभी स्किप करूंगा और आपको सिंपली ये समझ लेना है कि एटम्स के बाहर शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये ऐसे, ये एटम और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। ये ऑक्टेट रूल है जिसमें कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं लेकिन अभी के लिए आपको एक्सेप्शंस को स्किप करना है। और इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग करते हैं लोग। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है जिसको हम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जिस पे ई चार्ज होता है जो कि नेगेटिव होता है, इसको हम ई माइनस से डिनोट करते हैं। इस पे ई मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है जो कि नेगेटिव होता है, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम समथिंग। ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। एक कोई भी जो आपका हाउस होल्ड सर्किट हो सकता है, जैसे कि एक बोर्ड ले लेते हैं हम। इस बोर्ड में यहाँ पे एक फ्यूज लगा है, एक इंडिकेटर लगा है और यहाँ पे नीचे हमारा बोर्ड है। यहाँ पे इसमें ऊपर एक ये है और यहाँ पे हमारे स्विचेस हैं। ठीक है, तो इस स्विच से एक वायर होके जाती है आपके कोई भी डिवाइस में। मान लीजिए यहाँ पे एक फैन है, ये 4 ब्लेड्स का ही फैन है और
एक वायर इसमें फिर इधर से आती है, और ये वेट अ मिनट, असल में बाहर से एक लाइन आ रही होती है पोल पे से, यहाँ से दो वायर आती हैं, एक इसमें आके लग जाती है और दूसरी वायर आके इसमें लगती है, और यहाँ से एक वायर जाती है। इरेजर लेके मैं इसको इरेज करूँगा। ये नहीं होता है, देखिए आपकी पोल पे से एक वायर आती है जो कि आपके डायरेक्ट डिवाइस में चली जाती है, और दूसरी वायर आके आपके स्विच में लग जाती है, और फिर उस स्विच से आपके वायर्स डिवाइसेस में जाते हैं। अब जब भी आप स्विच ऑन करते हैं तो एक करंट कंस्टिट्यूट होता है। ये करंट कहाँ से आता है? ये आपके कहीं पावर हाउस जो रहता है, पावर हाउस, वहां से इन दोनों वायर में करंट आ रहा होता है। यहाँ पे ये सर्किट ब्रेक रहता है, तब तक ये फैन ऑन नहीं होता है। जैसे ये सर्किट क्लोज होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और ये फैन रोटेट करने लगता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट सिंपली क्या है? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी से हम इसे डिनोट करते हैं। क्यू हमारा चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, टी हमारा टाइम। पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको हम करंट बोलते हैं, और इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ये सब चीज़ें अभी आपको, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपको समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं भी आ रही हैं तो इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है इनका। हम कंप्यूटिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आपको मैं बेसिक आइडिया एक देता चल रहा हूँ। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एटम में आउटर मोस्ट शेल्स, इलेक्ट्रॉन, एटम में शेल्स होती हैं, और शेल्स में पार्टिकल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उससे नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा करंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन पे चार्जेस नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर को फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर को जा रहे हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन पे, इस एरिया में अगर हम देखेंगे यहाँ से कितने चार्जेस गुजरे पर सेकंड, तो हमको दिखेगा कि मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर को, तो हमें दिखेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, लेकिन हम लिखेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर को मूव हुआ, क्योंकि वो नेगेटिव है उसके साथ। नेगेटिव डायरेक्शन को कंसिडर करने के लिए जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से उल्टी होती है, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं उसको हम मान लेते हैं कि वो इधर गए होंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज असल में मूव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एटम जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है बल्कि सा, और इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल मूव कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा एटम मूव नहीं कर सकता। और एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये आयन बन जाते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज माइन दूर हो गए इससे। एटम्स एज अ होल न्यूट्रल होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब हम सेमीकंडक्टर्स देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? तो देखिए 3 टाइप के मटेरियल होते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स वो जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं, इंसुलेटर्स वो जो अलाउ नहीं करते, सेमीकंडक्टर जो पार्शियली अलाउ करते हैं। इसकी कंडक्टिविटी होती है लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत मतलब लो एंड में इनकी कंडक्टिविटीज़ होती है, बहुत थोड़ा बहुत करंट इनसे पास होता है। इसको दिखाने के लिए देखिए मैं आपको वेन डायग्राम समझाऊंगा। वेन डायग्राम क्या होते हैं? जब एक एटम होता है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी कुछ एनर्जी होती है। जैसे कि आप एक रबर बैंड लेंगे तो रबर बैंड, अगर सिंपल सिंपल एक रबर बैंड है तो उसकी कुछ एनर्जी, उसको आपने स्ट्रेच कर दिया तो उसमें ज़्यादा एनर्जी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। उसको आप रिलीज कर देते हैं तो वो वापस से श्रिंक हो जाएगा, तो उसमें एक काइंड ऑफ एनर्जी है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जब इस शेल में होते हैं तो किसी एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इन एटम से एक क्रिस्टल बनती है, क्रिस्टल यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, मान लीजिए आयरन, आयरन के एटम है ये, और आयरन के एटम से जब आयरन की रॉड बनती है, एक, ये एक सिंगल एटम की बात हो रही है यहाँ पे, और जब सिंगल एटम्स मिल मिल के बहुत सारी क्वांटिटी में मिलके एक रॉड बना देते हैं, आयरन की जो हमारी रॉड है उसको हम क्रिस्टल या लेटिस बोलेंगे। लेटिस यानी कि वो पूरा पीस आयरन का। तो उसमें जब ये मिलते हैं तब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो हायर हो जाती है, इनकी जो एनर्जी होती है वो ऊपर चली जाती है। एटॉम इनकी जो शेल में एनर्जी थी उससे ऊपर हो जाती है।
तो उससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस शेल को छोड़ देते हैं और लैटिस में आ जाते हैं। लैटिस यानी कि उस बॉडी के अंदर एटम अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। देखिए, जब कोई भी सब्सटेंस, ये कंडक्टर या इंसुलेटर के लिए नहीं है, ये किसी भी जनरल ग्राफ बता रहा हूं मैं। ये हमारी इस पे एनर्जी है, ये ग्राफ है, ये एनर्जी है, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, या ये पूरी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सिस है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। इस एक्सिस पे इंक्रीज नहीं हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीजिंग एनर्जी को डिनोट कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ एक स्टैटिकल व्यू दिखाएंगे। जब एक एटम आइसोलेटेड होता है तब इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली यहाँ होते हैं, और ये लाइन होती है हमारी बैलेंस बैंड की लाइन। बैलेंस बैंड यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल वाले हैं। ये वो एनर्जी है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में रोकने के लिए चाहिए। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अंडर में होते हैं और शेल में रहते हैं, जब तक कि मोस्टली नहीं, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं जब तक कि लैटिस नहीं बनती। जब एक एटम मिल के अपने सेम काइंड के एटम से मिल के एक लैटिस बनाता है, एक बॉडी बनाता है, तब स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाता है। तब हमारे पास एक हायर एनर्जी लेवल मिलती है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इस कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जब लैटिस बनी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स शेल को छोड़ के लैटिस में आ जाते हैं। बीच का जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। इस एनर्जी लेवल का, इस बीच में जो भी एनर्जीज हैं, इस एनर्जीज के इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, और क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसको आप अभी ऐसे ही समझ लीजिए कि जब लैटिस बनती है तब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ लैटिस में आ जाते हैं और कुछ बैलेंस बैंड में रहते हैं, और बीच का जो एरिया होता है वो फॉरबिडन होता है। जो कंडक्शन बैंड में जो शेल को छोड़ के लैटिस में आ चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करने में हेल्प कर सकते हैं। अब ये ग्राफ मैं तीनों के लिए दिखाता हूँ, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के लिए कैसा रहता है। तो एक इंसुलेटर के लिए तो ग्राफ इसी टाइप का होता है जैसे कि ये बना हुआ है। इसमें जो ये फॉरबिडन जोन का गैप होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? हमारी एनर्जी की यूनिट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक अच्छा खासा गैप होता है जिसको जनरली इलेक्ट्रॉन्स नहीं पार कर सकते। तो जब हम बैटरी वगैरह कनेक्ट करते हैं किसी इंसुलेटर से, तो शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं जाते हैं लैटिस में और करंट नहीं बनता है। मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी में जो भी एटम होंगे वो एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उन एटम को छोड़ के लकड़ी की बॉडी में यानी कि लैटिस में आने को तैयार नहीं है। जिस बैटरी को हमने लगाया वो बैटरी इतनी पावरफुल नहीं है कि उनको इतनी एनर्जी दे सके कि वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप को पार कर सके। इसलिए हमारी जो लकड़ी है वो करंट को कंडक्ट नहीं करती है। कंडक्टर के केसेस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर देख लेते हैं पहले। सेमीकंडक्टर के केसेस में क्या होता है, तो ये सेमीकंडक्टर का केस होता है जिसमें हमारा जो फॉरबिडन जोन होता है वो काफी छोटा होता है। ये हमारी एनर्जी, और इसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स यहीं रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी होते हैं, लेकिन जो गैप होता है ये गैप बहुत छोटा होता है। ये गैप ऑलमोस्ट 0.5 to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आप रख सकते हैं। सिलिकॉन में 0.9 समथिंग होता है, जर्मेनियम में 1.7 समथिंग। ये वैल्यूज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वैल्यूज आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंड करती है वैल्यू, लेकिन जनरली छोटी होती है। इस रेंज में आप मांग सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही रहता है ये गैप। ये इतना गैप है कि बैटरी के लगाने पे ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस बैंड वाले,
जो एटम्स के शेल में है, वो बैटरी के लगने पे जंप करके यहाँ आ सकते हैं, लैटिस में चले जाएंगे और कंडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। यानी कि एक सिलिकॉन का टुकड़ा है, सिलिकॉन का वायर है, सिलिकॉन के एटम्स हैं ये, जो कि बहुत सारे हैं, मैंने 4 ही बनाए हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के। ये इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में होते हैं, ये शेयर कर हो रहे होते हैं एक दूसरे से, और ये पूरे ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे होते हैं, ऊपर वालों से शेयर कर रहे होते हैं। ये जब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके लैटिस में आ जाते हैं, ये जंप करके लैटिस में आ जाते हैं और करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। लेकिन इनका नंबर इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं। और जो कंडक्टिविटी है वो एक डिसेंट सी कंडक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, अच्छा खासा करंट नहीं बना सकते ये। तो ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं हम इसे, जो कि प्योर होते हैं, यानी कि प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो रेंज की होती है। अब देखिए कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें ये होता है हमारा बैलेंस बैंड और ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड नीचे होता है, देखिए ये वाला एरिया हमारा बैलेंस बैंड है और ये वाला एरिया हमारा कंडक्शन बैंड है। तो इसमें फॉरबिडन जोन जो होता है वो होता ही नहीं है, बल्कि ओवरलैपिंग रीजन होता है। दोनों कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस बैंड वाले, वो ऑलरेडी कंडक्शन के लिए फ्री होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स लैटिस में भी आए हुए रहते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल में है वो लैटिस में भी घूम सकते हैं, यानी कि मान लीजिए एक आयरन की वायर है, इसके अंदर Fe के एटम्स हैं, Fe, और जो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें भी रहते हैं और वो बॉडी में भी घूम रहे होते हैं फ्रीली, बॉडी में भी होते हैं और वो मतलब जा सकते हैं, वो बॉडी में भी जा सकते हैं, वो इसमें भी रहते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में भी रहते हैं, उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो वो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो वो करंट को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हमारे हो गए सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। अब देखिए इसके बाद आता है डोपिंग का कॉन्सेप्ट। जो हमने पहले पढ़े वो थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जो कि प्योर काइंड के थे। इसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम मिक्सिंग करते हैं। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग होती है मिक्सिंग किसी एडिशनल सब्सटेंस की जो हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। जैसे कि स्पोर्ट्स में भी होती है डोपिंग वगैरह, जो कि काफ़ी स्पोर्ट्स में बैन भी है, अगर कोई एथलीट डोपिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसे बैन कर देते हैं। जनरली ये जो डोपिंग होती है वो परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए होती है। जैसे रेसर्स होते हैं तो वो कुछ उन्होंने केमिकल वगैरह लिए जिससे उनकी रेसिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाए, एंडोरेंस बढ़ जाए, तो वो एक इलीगल चीज़ है वहाँ पे स्पोर्ट्स में। लेकिन यहाँ पे हम इसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करने वाले हैं, इससे हम परफॉर्मेंस बढ़ा के सेमीकंडक्टर्स को अपने अपने लिए यूज़फुल बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 टाइप की डोपिंग होती है, ठीक है, एक होती है एन टाइप और एक होती है पी टाइप। ये दोनों क्या क्या होती हैं वो हम समझेंगे। डोपिंग से बनते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स राइटिंग मेरा थोड़ा गंदा है। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। पेंटावेलेंट क्या होता है अब ये भी देखते हैं। देखिए जो एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि जर्मेनियम ले लें या सिलिकॉन ले लें, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे एक सिलिकॉन ले लें, Si. तो ये जो होते हैं ये शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स के काम चलाते हैं, मतलब कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं शेयरिंग करके। जो इनके ऑक्टेट्स होते हैं वो सबके कंप्लीट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनके पास एक्सेस में नहीं होते। अब मान लीजिए हम एक सिलिकॉन को यहाँ से हटा के एक फॉस्फोरस का एटम लगा दें,
यहाँ पे इस सिलिकॉन की जगह अगर मैं यहाँ पे फॉस्फोरस डाल दूँ, तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो 4 तो हमारी शेयरिंग में यूज हो जाएंगे और हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा, वो हमारा लैटिस में आ सकता है कंडक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सेस में हो जाएंगे। देखिए नेट चार्ज इस पे अभी भी नहीं आएगा। जो हमारे फॉस्फोरस होता है 5 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल होता है, यानी कि जो नेट चार्ज है बॉडी पे वो 0 होता है। एन टाइप में नेगेटिव चार्ज नहीं होता, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, यानी कि बॉन्डिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स बच रहे होते हैं, तो वो लैटिस में आ गए होते हैं। और जो फॉस्फोरस होता है उस पर पी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो पी पॉजिटिव रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लैटिस में कंडक्शन के लिए काम करते हैं। लेकिन एज अ होल जो हमारी लैटिस है वो न्यूट्रल होती है। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में जस्ट अपोजिट होता है। हम एक कम इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी डालते हैं, जिसको हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वाली। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे बोरॉन। यहाँ पे सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अब बोरॉन के पास होते हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। शिट, तो ये 3 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन एक सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे क्रिएट हो जाता है होल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है और इस वैकेंसी को बोलते हैं हम होल। होल यानी कि चेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यहाँ पे एन टाइप में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इस कमी से भी कंडक्शन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, देखिए यहाँ पे सिलिकॉन की कमी है, तो जो नेक्स्ट सिलिकॉन एटम है उससे इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ सकता है। तो यहाँ पे तो ये कमी पूरी हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे हमारा होल बन गया। फिर नेक्स्ट सिलिकॉन से इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मूव देखिए इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, सिलिकॉन एटम मूव नहीं कर सकते और होल मूव नहीं कर सकते। होल मूव करेंगे मतलब हमें जो अपीयर होगा वो ऐसा होगा कि होल मूव कर रहा है। देखिए हमें होल इधर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके होल्स में आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, यहाँ यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आएगा, यहाँ से फिर इधर आएगा और हमें अपीयर होगा कि होल से इधर को जा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन से इधर को जा रहे हैं। तो मूव तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, एटम हमारे मूव नहीं कर सकते, एटम हैवी होते हैं। लेकिन जो अपीयर होगा वो होल का मूवमेंट अपीयर होता है। तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन ड्यू टू होल्स, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी से कंडक्टिविटी बढ़ती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के एक्सेस से। अब ये दोनों हमारे कंडक्टर्स की तरह काम करेंगे, मतलब इनकी कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं डोपिंग वाला जो मटेरियल है उसका अमाउंट को सेट करके। तो यहाँ पे हमारे पास कंडक्टिविटी के ऊपर एक कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया। हम जितनी कंडक्टिविटी चाहें उतनी कंडक्टिविटी का मटेरियल बना सकते हैं। लेकिन इससे कोई इफेक्ट अभी तक नहीं आया हमारे पास, क्योंकि ये सिंपल कंडक्टर ही है। इसको हम स्विच में यूज़ कर सकते हैं, वायरिंग की जगह यूज़ कर सकते हैं। और हमारा फ़ैन को अगर ऑन करेंगे तो फ़ैन ऑन होगा अगर हम इसको वायर की जगह यूज़ करते हैं। इसमें अभी कोई लॉजिक नहीं आया है, कोई ग्रेटनेस नहीं है, कोई मिरेकल अभी तक नहीं हुआ है। मिरेकल आगे होने वाले हैं। देखिए अब हम बनाएंगे डायोड। डायोड क्या होता है, डायोड होता है इन दोनों का मिक्सचर। एक साइड हमने लगाया एन टाइप और एक साइड लगाया हमने पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है और यहाँ पे हमारे होल्स एक्सेस में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, देखिए इनको ऐसे नहीं मिलाया जाता, फैब्रिकेशन के लिए इनकी टेक्निक्स होती हैं। इनको वेपराइज करके इनकी वेपर्स को मिलाया जाता है ताकि ये एक ही सिंगल पीस बने। ऐसा ऐसा नहीं है कि हमने फेविकोल से लगा के दोनों को जोड़ दिया, ऐसे नहीं, ये बनते ही एक हैं। मतलब जब इनकी फॉर्मेशन की जाती है तो इनको वेपर फॉर्म में इनको मिक्स किया जाता है और जब ये कूल डाउन होते हैं तो एक सिंगल एंटिटी बन के निकलते हैं। तो जब ये मिक्स हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे होल्स हैं, तो नेचुरल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होल में जाने की कोशिश करेंगे और जाते भी हैं। जब ये स्टार्टिंग में
पहली बार बनाया जाता है तब ये इधर को मूवमेंट होता है इनके अंदर, और इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और जो करंट बनता है यहाँ पे छोटा सा, उसे डिफ्यूजन करंट। तो जब हमारा फाइनल ये डायोड बनता है तो ये कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे एन टाइप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, और क्यों नहीं जा पाते उसको अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे हमारे होल्स हैं, ये हमारा पी टाइप है। यहाँ पे हमारे होल्स थे, उन होल्स में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया इस साइड में। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है अब इधर को जा ही नहीं सकते। जो स्टार्टिंग में डिफ्यूजन बना उसकी वजह से बीच में एक लेयर बन गई आयंस की, इमोबाइल आयंस की। आयंस मूव नहीं कर सकते, आयंस यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, और इनकी जो ये लोकेशन है ये फिक्स है। ये एक फिजिकल लेयर बनती है डायोड के अंदर में, रियल में फिक्स आयंस होते हैं इतनी ही दूरी पे, मतलब अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इनकी इतनी होती है, बीच में एक सेंटर में लेयर बन जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होते हैं एन एन साइड में, और नेगेटिव आयंस आ जाते हैं पी साइड में। अब ये आयंस मूव नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पे बीच में एक फील्ड बन जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। अब इसमें आगे करंट नहीं बन सकता। और बनाने के लिए अभी ये पूरी जो डायोड बन के आया है, ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये हम चेक करते हैं। इस पे अगर हम बाइसिंग करेंगे, मान लीजिए हमने इस पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, इधर हमने नेगेटिव लगाया, इस पे हमने पॉजिटिव लगाया, इधर से हमने पॉजिटिव लगाया, और यहाँ पे हमने नेगेटिव लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होल में जाके, यहाँ से जो देखिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इन होल्स में, और होल से ट्रेवल कर करके यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसको आगे मिलेंगे नेगेटिव आयंस जो कि इमोबाइल है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, होल से पास किए, और यहाँ पे नेगेटिव आयन बन गए, यहाँ पे आके रुक गए। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से होल्स जाएंगे, होल्स नहीं जाएंगे बेसिकली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर को आएंगे 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 आएंगे, और यहाँ पे इसमें चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। तो जो हमारी जो लेयर थी है बीच में, ये लेयर मोटी हो गई, और अंदर अब भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो लेयर है वो उल्टी डायरेक्शन में एक लेयर बनी हुई है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है। तो हम यहाँ पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाएंगे, जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे, उतनी बड़ी लेयर होती जाएगी ये। यहाँ पे नेगेटिव आयंस कंसेंट्रेट होते जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव कंसेंट्रेट होते जाएंगे। बैटरी को बढ़ा के हम इस लेयर को और मोटा ही कर सकते हैं, बट ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाने से, बहुत बड़ी बैटरी लगा देते हैं तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ब्रेक डाउन अभी आपके मतलब यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करा सकते। और ये कौन सी कंडीशन है, जब हमने एन साइड में पॉजिटिव को लगाया था और पी साइड में नेगेटिव को लगाया था। इसको हम बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग, बाइसिंग होता है बैटरी लगाने की एक्ट को हम बाइसिंग बोलते हैं। बैटरी लगाने की एक्ट को, किसी भी सर्किट को बैटरी लगा के पोटेंशियल देना, बेसिकली उसको बाइसिंग बोलते हैं। रिवर्स बाइसिंग क्यों, क्योंकि रिवर्स में हमने पी पे एन लगाया था, एन पे पी लगाया था। देखिए एन साइड पे हमने पॉजिटिव लगाया है और पी साइड पे नेगेटिव लगाया है, तो ये होती है रिवर्स बाइसिंग। और इसमें हमारा डायोड हो जाता है ऑफ, डायोड करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर हमने इसी को फॉरवर्ड बाइस किया होता, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है जहाँ पे हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव लगाते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग की होती तो क्या होता,
ये हमारा है डायोड, ये हमारा एन टाइप, ये हमारा पी टाइप। इस पे हमने लगाया पॉजिटिव, इस पे हमने लगाया नेगेटिव। ये रही हमारी बैटरी। अब क्या होगा, यहाँ पे जो, यहाँ पे कौन से थे, यहाँ पे नेगेटिव आयंस थे, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आयंस। अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इन पॉजिटिव आयंस में जाके एन साइड पे क्या होते हैं, जो नेगेटिव होता है बैटरी का, उस पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और यहाँ पे जो ये पॉजिटिव की लेयर थी इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस हैं, इन पॉजिटिव आयन को जाके न्यूट्रल एटम बना देंगे। तो ये जो लेयर होगी हमारी यहाँ से पतली हो जाएगी, ये वाली लेयर खत्म हो गई। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन से यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जो नेगेटिव आयंस थे उन आयंस को न्यूट्रल छोड़ देंगे, और जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे इन आयंस एटम्स के पास जो आयन बना रहे थे, वो इन आयंस को छोड़ के यहाँ आएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे और होल्स के थ्रू हमारे बैटरी के पॉजिटिव पे पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर ये कम हो जाएगी। अभी डिपेंड करेगा बैटरी का कितनी पावर है, मतलब कितने पोटेंशियल की हमने बैटरी लगाई है, उसी हिसाब से लेयर पतली होगी। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 0.7 होता है सिलिकॉन के केस में, 0.7 वोल्ट। ये वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं, वैल्यूज़ को लेके मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। अगर आप 0.7 वोल्ट से ज़्यादा, यानी कि 1.5 वोल्ट की जो बैटरी आती है, जो सेल आता है, डबल ए बैटरी जो आती है, उसको आपने लगाया तो डायोड करंट को अलाउ कर देगा फॉरवर्ड बाइसिंग में। क्यों? क्योंकि ये लेयर कंप्लीटली वेनिश हो जाएगी और ये एज अ कंडक्टर काम करने लगेगा। ये लेयर खत्म, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जो ये लेयर रोके हुए थी, वो अब फ्लो नहीं रुकेगा। अब यहाँ से जो नेगेटिव साइड में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, वो होल्स में होके बैटरी के थ्रू करंट को अलाउ करेंगे। अभी हमारा कंडक्टर बन जाएगा। तो इस प्रेजेंटेशन का जो टेक ऑफ है वो यही है कि डायोड हमारी एक डिवाइस है। डायोड का सिंबल देखिए ये होता है, ये हमारा डायोड का सिंबल है, जो कि इधर से इधर को करंट का फ्लो अलाउ करता है, इधर से इधर को नहीं करता। अगर हम यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव साइड होती है। अगर हम बैटरी को पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव और इधर को पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट का फ्लो नहीं है, यानी यूनी डायरेक्शनल करंट को अलाउ करता है। तो अब यहाँ से मिरेकल स्टार्ट होता है। देखिए अब ये कितनी मिरेकल वाली चीज है कि एक डिवाइस जो कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है, एक डायरेक्शन में बैटरी लगाने से करंट को अलाउ कर रही है और दूसरी डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं कर रही है। इसमें पी साइड पे अगर हम पॉजिटिव लगाते हैं और एन पे नेगेटिव लगाते हैं तो करंट बनता है, अदरवाइज नहीं होता। यही हमारा कंट्रोल्ड करंट का सिस्टम है। ये मुझे इस स्लाइड में बताना था, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया, तो इसको आप मान सकते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि डायोड जो हमारा है वो ऐसा मिरेकल हो गया है, जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा पी टाइप है, ये सिंबल्स हैं सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। ये हमारा है बेसिकली डायोड ही, इसमें ऐसे करंट को अलाउ करता है। और सेम डिवाइस, सेम डायोड, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं और इस पर हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो इधर से इधर को करंट को अलाउ नहीं करता है। तो ये हमने करंट के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया कि हम यूनिडायरेक्शनल करंट अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांजिस्टर पे आते हैं, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के लिए पूरी हमने जो रामायण है उसको बिल्ड किया है। अब ट्रांजिस्टर की वर्किंग को थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ईजिली समझाने की कोशिश करूंगा ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ट्रांजिस्टर में हमारे दो जंक्शन होते हैं और तीन सेक्शन होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट बनाऊंगा।
बेस थोड़ी थिन रखी जाएगी। देखिए ये हमारा होता है इमिटर, ये होती है हमारी बेस, और ये हमारा होता है कलेक्टर। ट्रांजिस्टर में तीन सेक्शन होते हैं, और ट्रांजिस्टर जो होता है वो आपका कुछ इस टाइप से दिखता है। अगर आप उसको मार्केट में लेके जाने जाएंगे तो तीन इसके पैर होते हैं, और इस टाइप से कुछ ही दिखता है। बाकी ड्राइंग में मतलब अभी समझाने के लिए मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ, जो कि अंदर का व्यू है। यहाँ पे एक इमिटर होता है, बीच में बेस होती है, साइड में कलेक्टर रहता है। अब ये क्या होते हैं, ये हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक वाले, इसमें इम्प्योरिटीज मिक्स होती है। ये एन पी एन भी हो सकते हैं और पी एन पी भी हो सकते हैं। जो हमारा इमिटर, बेस, कलेक्टर, ये हमारा पीएनपी भी हो सकता है, एनपी एन भी हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मली यूज होता है वो पीएनपी होता है। पीएनपी वाइडली यूज ट्रांजिस्टर्स हैं, तो हम पीएनपी को लेकर चलेंगे। बाकी पीएनपी भी पॉसिबल है, और पीएनपी के भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लेकिन उनका यूज इतना वाइडली नहीं होता है। मोस्टली ट्रांजिस्टर आपको एनपीएन ही मिलते हैं। तो इसको हम एन मानेंगे, इसको पी मानेंगे, और इसको एन मानेंगे। इसमें एन है तो इसमें क्या एक्सिस में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होंगे। ये हमारा बी है तो इसमें क्या एक्सिस में होंगे, होल्स एक्सिस में होंगे। सॉरी, ये पी है तो इसमें होल्स एक्सिस में होंगे। ये हमारा पी टाइप है। अगेन ये हमारा एन टाइप है तो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होंगे। अब देखिए जो बेस होती है ट्रांजिस्टर के केस में वो थिन होती है, मीन्स बेस हम पतली रखते हैं, और इसकी जो डोपिंग होती है वो भी बहुत हल्की होती है। और जो कलेक्टर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और डोपिंग भी इसकी लाइटली होती है। और इमिटर हमारा सबसे बड़ा होता है और इसमें हेवली डोप होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने इस पर पोटेंशियल अप्लाई किया, माइनस प्लस। ऐसा करते हैं, बैटरी बना देते हैं। माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। एक बड़ी सी बैटरी हमने लगा दी, माइनस प्लस। इस पे हमारा नेगेटिव अप्लाइड है, इस पे हमारा पॉजिटिव अप्लाइड है। अब यहाँ से नेगेटिव जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में जंक्शन है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनी हुई होगी, जिसको हम बोलते हैं बैरियर वगैरह। जो मैंने आपको लास्ट डायोड में बताया था वो सेम इसमें बनेगा। देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ पे दो बैरियर्स होंगे, एक यहाँ पे एन और पी के बीच में, और पी और एन के बीच में। यहाँ पे इसको आप दो अलग अलग डायोड की तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एन कनेक्टेड है, और इस वाली साइड में हमारा पी कनेक्टेड है, ठीक है। पी पे तो ये वाला जो सेक्शन है, जंक्शन वन है, ये तो फॉरवर्ड बाइस है हमारा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर को आएंगे अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज है। तो यहाँ से तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये जो सेक्शन है, देखिए ये वाली जो बेस थी, ये वाला जो सेक्शन है, ये हमारा फॉरवर्ड बाइस है, ये वाला जंक्शन जो है। तो इसका जो लेयर है वो थिन होगी, और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये वैनिश हो जाएगी, और यहाँ से करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, देखिए पी टाइप, जो हमारा एन है वो इस साइड लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे एन है, और यहाँ पे हमारा पी कनेक्टेड है। तो ये हमारा रिवर्स बाइस में है, एन पे पी लगा हुआ है, और जो पी है उस पे नेगेटिव लगा हुआ है। ये वाला जंक्शन हमारा रिवर्स बाइस में है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जो ये बैरियर है ये थिक हो जाएगा, ये और मोटा हो जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेशर है वो इतना नहीं है, और जो यहाँ पे जो ये लेयर है वो लेयर काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक चीज़ कर दें, क्या कर दें, यहाँ से एक और बैटरी लगा दें, जो कि यहाँ से एक
और बैटरी लगा दें ऐसे, जो कि बेस पे कनेक्ट हो। अब इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे छोटा सा करंट बन रहा था, लेकिन वो करंट आगे नहीं जा सकता था। और क्योंकि वो करंट आगे नहीं जा सकता, तो करंट, देखिए करंट पूरे सर्किट में सेम होता है, तो करंट बनेगा ही तब जब उसको कंप्लीट पाथ मिलेगा। कंप्लीट पाथ था ही नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ सकते थे, यहाँ से आगे नहीं जा सकते थे, और यहाँ से आगे नहीं जा सकते थे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अब हमने एक अल्टरनेट सर्किट बना दिया है। इसको हमने नेगेटिव वाइज रखा है, इसको हमने एन पे नेगेटिव को कनेक्ट किया है, और इस पे पी पे हमने पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। तो इस सर्किट को हमने फॉरवर्ड वाइज कर दिया है। कितना, इस सेक्शन को हमने फॉरवर्ड वाइज कर दिया है। यहाँ से अब करंट कंस्टिट्यूट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे भी, ऊपर जाएंगे, और ये पूरा सर्किट बनेगा। लेकिन क्योंकि अब इमिटर के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो इस जंक्शन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पार करेंगे, लेकिन हमारा जो बेस है वो बहुत थिन है और लाइटली डोप्ड है। ठीक है, हम बेस को थिन क्यों रखते हैं? बेस को थिन इसलिए रखते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे पार करें तो ऊपर जा पाने की जगह उनका जो मोमेंटम है वो कलेक्टर में उसको भेज दे, कलेक्टर कलेक्ट कर ले उसे। जो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इनको पार करा दें। और जो बेस है, बेस करंट है, यानी कि जो यहाँ पे जो करंट बनेगा ये वाला इस डायरेक्शन में बनेगा, सॉरी नहीं इसी डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। ये जो करंट है, इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये बहुत कम रहा है, क्योंकि हमने बेस को थिन बनाया और डोपिंग भी बहुत लाइट की हुई है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को पास करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर निकलेंगे, बाकी कलेक्टर कलेक्ट करेगा और यहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट होगा। तो इस प्रेजेंटेशन का टेक अवे क्या है कि हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई। देखिए अगर आपको डिवाइस समझ में भी नहीं आई हो तब भी कोई सच दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल ये पॉइंट समझ लेना है कि ये एक ई बी सी है, जिसमें हमने इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव रखा है। ये हमारा ग्राउंड है, ये नेगेटिव है, और ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाला सर्किट ऑन होगा और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ये इनिशिएट करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत हैवीली डोप्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर को पार करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर बेस में चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर बेस में चले जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स आपके कलेक्टर कलेक्ट करेगा और इस सर्किट में करंट बनेगा। अब इसमें हो क्या रहा है कि जब ये वाला सर्किट, यहाँ पे मान लीजिए हमने स्विच लगा दिया, स्विच ऐसे करके लगा दो, ये पुश बटन है, यहाँ पे हमने स्विच लगा दी। जब ये सर्किट ऑन होगा तो यहाँ पे ये जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, तभी यहाँ पे ये वाला सर्किट ऑन होगा। यानी कि ये छोटा वाला सर्किट जो हमारा है ये ऑन होगा, या ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेने को रेडी होगा, तब मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स हमारे कलेक्टर कलेक्ट कर सकता है। अदरवाइज हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो सकता। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जब यहाँ पार ही नहीं कर पाएंगे तो ये कंप्लीट सर्किट ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। इसलिए अगर हमने जो सिर्फ इतना सर्किट रखा तो हमारा कोई करंट हमें नहीं मिलेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। और अगर हमने ये एडिशनल सर्किट जोड़ दिया जो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स बेस वाले करंट को बना सकता है, तो ये थोड़ा सा बेस करंट बहुत बड़ा कलेक्टर करंट बना सकता है। तो ये इस प्रेजेंटेशन का टेक अवे है। यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत ईजिली और बहुत अच्छी तरीके से। आपके समझाने वाली जो काम की चीज़ थी वो आपको मैंने क्लियरली अलग निकाल के बता दी है, बाकी जो थोड़ी रिगरस चीज़ें हैं वो मैंने आपको अलग बताई हैं। अगर आपको रिगरस चीज़ें समझ में नहीं आई हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मेन टेक अवे था वो समझ में आ जाना चाहिए। हम समरी में एक बार इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। अब कंप्यूटिंग की बात करते हैं। कंप्यूटिंग कैसे होती है? कंप्यूटिंग के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए होती है। कंप्यूटर कैसे बनता है उसको मैं पूरा आपको बताऊंगा। देखिए, कंप्यूटिंग के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए होती है जो लॉजिक
को परफॉर्म कर सकें। बेसिकली कंप्यूटर लॉजिक गेट से बना होता है। लॉजिक परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ऐसा स्मार्ट स्विच चाहिए जो हमारे ऑन मतलब हम जिसको ऑन ऑफ कर सकें, कंडीशनली ऑन ऑफ कर सकें, जब हम चाहें ऑन हो जाए, जब हम चाहें ऑफ हो जाए। तो जब स्विच ऑन ऑफ होगा तो हम उससे एक लॉजिक बना सकते हैं और उस लॉजिक से पूरी कंप्यूटिंग बनता है। तो पास्ट में क्या होता था, इसमें हम हिस्ट्री की थोड़ी बात करेंगे। हिस्ट्री में हम पहले हमने मैकेनिकल कंप्यूटर्स बनाए थे एक टाइम पे। मैकेनिकल में क्या होता था, उसमें जो स्विचेस होते थे वो मैकेनिकल रहते थे। मैकेनिकल स्विचेस का मतलब होता है मैकेनिकल सिस्टम यूज करके, जैसे गियर पुली मान सकते हैं आप। एक वीडियो है शायद एक्शन लैब की जिसमें उसने वाटर कंप्यूटर बनाया हुआ है जो वेल्व्स का यूज़ करता है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल कंप्यूटिंग होती है जिसमें हम लाइट का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी ही ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एकमात्र तरीका नहीं है। कंप्यूटिंग हम किसी भी चीज़ का यूज़ करके कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम उससे लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकें। और लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए, हमें स्विच चाहिए होता है। हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो एज अ स्विच काम कर सके उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे लाइट के लिए लाइट को हम ऑन ऑफ कर सकें, अगर इलेक्ट्रिक जो लाइट यानी कि रोशनी है, रोशनी के फ्लो को हम ऑन ऑफ कर सकें किसी भी डिवाइस के थ्रू, तो हम उससे कंप्यूटिंग उससे हम लॉजिक गेट्स बना सकते हैं और उससे हम कंप्यूटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही उसने वेव्स का यूज़ करके एक्शन लैब ने वेव्स का यूज़ करके वाटर कंप्यूटिंग बनाई थी, जिसमें हम लिक्विड के थ्रू कंप्यूटिंग करते हैं। कौन सा लिक्विड यूज़ करता है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटिंग थी उसमें हम पहले क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स एक वैक्यूम का ग्लास चैम्बर रहता था। एक ग्लास का चैम्बर होता था जिसके अंदर वैक्यूम होता था, इसके अंदर एलिमेंट्स वगैरह लगे हुए रहते थे। और इसमें क्या होता था, ये हीट होते थे। एक एलिमेंट के हीट होने से इसमें ऐसा सिस्टम होता था कि एक एलिमेंट हीट होता था, उसको हम हीट करते थे। हीट होने से उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था, जिसकी वजह से नीचे वाले सर्किट में करंट बनता था। तो यहाँ पे जो स्विचिंग एक्शन था वो 2-3 मिनट तक ले लेता था, 5-5 मिनट तक ले जाता था। यानी कि एक स्विच ऑन या ऑफ होने में 5 मिनट तक ले सकता था। और ऐसे हम बहुत हजारियों वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे और ये वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बहुत बड़ा होता था। ऑलमोस्ट एक फिजिकल साइज होता था जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप पकड़ सकते हैं। आप इसको अपने जो 100 वाट वाला बल्ब होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं, उसके साइज का या उससे भी बड़े रहते थे ये। तो अगर ऐसे 1000 बल्ब लगा के कंप्यूटर बना है तो वो कंप्यूटर का साइज आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा होगा, और वो कितना टाइम लेगा, कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। ये इस तरीके से कंप्यूटिंग होती थी। लॉजिक इंप्लीमेंट कैसे होते थे उन वैक्यूम ट्यूब से, वो लॉजिक हम नेक्स्ट वीडियो में लॉजिक गेट्स में देखेंगे, कैसे स्विच से हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं और लॉजिक से हमारी कंप्यूटिंग होती है। वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि स्विच जरूरी है, इस स्विच से हम कंप्यूटिंग कर सकते हैं। और स्विच के लिए पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स से पहले हम मैकेनिकल कंप्यूटिंग यूज़ करते थे। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक रेवोल्यूशनरी चीज आई जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या खूबी थी, खूबी ये थी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इसको मैं ऐसे करके बनाऊंगा, EBC। इसमें हमारा जो ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे हमारा कोई भी डिवाइस लगा हुआ है, मान लीजिए बल्ब ही है, इसको एक और बैटरी कनेक्ट की मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसमें एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैं इस स्विच के थ्रू इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसको मैंने ऑन किया तो इसमें करंट आएगा, इसको मैं ऑफ करूंगा इसमें करंट नहीं आएगा। अभी आप कहेंगे एक सिंपल स्विच से भी हो सकता है, जो बोर्ड में आपके इलेक्ट्रिसिटी फैन वाला होता है, लेकिन वहां पे वो स्विचिंग नहीं है, वो एक सिंगल वायर है, इस सिंगल वायर को आप स्विच कर रहे हैं, वहां पे उससे लॉजिक गेट्स नहीं बन सकते। इसमें लॉजिक गेट्स कैसे बनेंगे उसको मैं आपको दिखाऊंगा। इससे हम कैसे इन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप
करंट आ रहा है, ठीक है, इसको ऑन करने से, इसको ऑन करने से ये जल रहा है, इसको ऑफ करने से ये ऑफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि इसको ऑफ करने से, इसको ऑफ करने से ये ऑन हो, इसको ऑन करने से ये ऑफ हो, यानी कि नॉट गेट बनाना चाहते हैं, तो नॉट गेट हमारे जो फैन वाला स्विच है उसमें नहीं इंप्लीमेंट हो सकता। आप कहें उसको अपसाइड डाउन लगा दीजिए, स्विच को उल्टा कर दीजिए, वैसे नहीं होता। मीन्स आप करंट दे ही नहीं रहे हैं, फिर भी आपको आउटपुट में करंट मिल रहा है। कैसे होगी वो चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि लॉजिक गेट को जो वोल्टेज रहता है वो अलग होता है और सिग्नल वोल्टेज वो अलग होता है। सिग्नल वोल्टेज में हम जीरो देंगे लेकिन आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा। तो ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये हमने थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर ली और कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, कैसे ये स्विच अब ये हमारा कंप्यूटर बनने जा रहा है। सिर्फ एक ट्रांजिस्टर से ही हम पूरा कंप्यूटर बिल्ड कर सकते हैं, ये हम बिल्ड करेंगे आने वाली स्लाइड्स में धीरे धीरे जैसे जैसे हम मूव करेंगे। तो अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं अचीवमेंट सो फार, अब तक हम क्या अचीव कर चुके हैं। तो अब तक हम ये अचीव कर चुके हैं कि हम हिस्ट्री में जब हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे तो हम 1000, 2000, 10,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारा कंप्यूटर बनेगा वो एक रूम से बड़ा बन जाएगा, क्योंकि 1000 वैक्यूम ट्यूब्स अच्छा खासा स्पेस लेंगे, उसको एनर्जी बहुत चाहिए होगी। मान ली आप सोच सकते हैं 1000 हमने 100 वाट के बल्ब लगा दिए, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ट्रांजिस्टर कितनी सी लेता है, ट्रांजिस्टर बहुत छोटी लेता है, बैटरी पे ऑपरेट हो जाता है, और 1000 ट्रांजिस्टर लगा देंगे तब भी वो एक बैटरी पे आराम से चल जाएंगे। और जो कंप्यूटिंग थी जो वैक्यूम ट्यूब्स वाली थी वो बहुत बड़े स्पेस से एक दिक्कत था, इलेक्ट्रिसिटी दिक्कत थी, और प्लस उनकी जो बनाने के लिए जो आर्किटेक्चर रहता था, मीन्स जो हम सर्किट डायग्राम बनाते थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स को स्पेस भी चाहिए, प्लस उनको फिटिंग करने के लिए एक एक उसको मैं क्या बोलूँ, कैबिनेट वगैरह जहाँ पे हम उनको फिट करेंगे, फिर उसके कनेक्शंस करने हैं, तो हम बहुत ज़्यादा नंबर में उनको नहीं लगा सकते थे, उनका बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम नहीं बना सकते थे हम, बहुत ज़्यादा वायरिंग उनमें नहीं हो पाती थी। लेकिन ट्रांजिस्टर से हमें क्या अचीवमेंट मिल गया कि एक तो हम छोटे स्पेस में फिट कर सकते हैं, कम एनर्जी में बना सकते हैं, प्लस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट बना सकते हैं। वायरिंग करनी है आपको, वायर ले जानी है, आप ट्रांजिस्टर को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, ट्रांजिस्टर की लेग्स को स्प्रेड करके वायरिंग वगैरह पीसीबी पे आप जिस टाइप का चाहें उस टाइप का सर्किट बना सकते हैं। इसमें आपके कनेक्शन कोई इशू नहीं करने वाला, कनेक्शन एक इशू नहीं होगा। तो अब तक हम कितने बड़े बड़े सर्किट बना चुके हैं, तो जो हमारे इंटेल वगैरह के प्रोसेसर्स हैं हाई एंड, उनमें कई बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। आप एग्जैक्ट नंबर अगर चाहते हैं तो इंटेल प्रोसेसर्स को का विकीपीडिया पेज देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा कि कितने बिलियंस हम अचीव कर चुके हैं। और जो स्पेसिंग देखिए, जो मैं कनेक्शंस की बात कर रहा था, अगर आप 1000 एलईडी बल्ब रखना चाहते हैं या 1000 100 वाट के बल्ब रखना चाहते हैं एक प्लेट के ऊपर या एक कैबिनेट के अंदर, तो उनकी स्पेसिंग, उनकी फिटिंग में दिक्कत आएगी आपको। ये ऐसे करके एक बल्ब आया, अब दूसरा बल्ब आप यहाँ ही लगा सकते हैं, और ये ऐसे करके इसको टच नहीं करना चाहिए, तो ऐसे करके स्पेस एक दिक्कत आएगा। वायरिंग के लिए आपको इतनी बड़ी वायर चाहिए इन दोनों को अगर कनेक्ट करना है। ट्रांजिस्टर होगा, नासा होगा, नासा होगा, इतने पास पास में आ जाएगा। कनेक्ट करना है तो आप इसको उठा के इसके आगे लगा दीजिए, इसके ऊपर इसको फ्लिप कर दीजिए, दोनों की जो लेग्स हैं उनको आपस में टाई कर दीजिए, दोनों कनेक्ट हो गई, है ना, है इजी। तो एक तो स्पेस की दिक्कत ख़त्म हो गई, प्लस कनेक्शंस बहुत ईजिली हो सकते हैं। अब जो नंबर की दिक्कत थी कि हम ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ नहीं कर सकते थे, यहाँ पे हम बिलियंस ट्रांजिस्टर इस समय यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे हाई एंड प्रोसेसर्स हैं वो उनमें कई बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं, जो हमारी प्रेजेंट डे अचीवमेंट है, प्लस उनमें जो कनेक्शंस है उनके बीच की जो स्पेसिंग है, यानी कि दो ट्रांजिस्टर के बीच की स्पेसिंग, इसको हम नैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं, और ये हमारी प्रोसेसर टेक्नोलॉजी बताता है। इस स्पेसिंग से क्या क्या फ़र्क आता है, देखिए स्पेसिंग से ये फ़र्क आता है, जो आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन जो
करंट की कंजप्शन की बात की थी, इलेक्ट्रिक करंट कितना यूज होगा, कितनी एनर्जी वो लेंगे, वो डिपेंड करता है कि वायरिंग कितनी बड़ी है। दो एलईडी बल्ब इतनी इतनी दूर है, उनको कनेक्ट करने के लिए इतना बड़ा वायर का टुकड़ा यूज हो रहा है। ये वायर करंट, ये वायर में भी रेजिस्टेंस होगा और ये वायर भी करंट यूज करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा करंट का कंजप्शन बढ़ेगा, एनर्जी ज़्यादा यूज होगी। हम जितने पास में लगा सकते हैं इनको, उतना कम एनर्जी में हमारा काम चलेगा। तो हम ट्रांजिस्टर्स में प्रेजेंट डे में 5 नैनोमीटर से नीचे जा चुके हैं। 5 नैनोमीटर कितना होता है? 5 नैनोमीटर होता है आपका बाल, आप सोच सकते हैं 50 माइक्रोन का होता है। माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। तो आपके बाल के भी आप 1000 टुकड़े कर देंगे ना, मतलब बाल को 1000 पार्ट्स में बांट देंगे, इतनी पतली स्पेसिंग में हमने ट्रांजिस्टर्स को फिट कर दिया है। कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर फिट कर चुके हैं? हजारों ट्रांजिस्टर फिट कर चुके हैं। यहाँ से आप कंप्यूटिंग का कमाल देखते हैं कि है वही सेम चीज, वही ट्रांजिस्टर है, वही स्विच का काम कर रहा है वो, लेकिन इतने बड़े अमाउंट में है कि वो बहुत बड़े बड़े लॉजिक इंप्लीमेंट करता है। उन लॉजिक्स को अभी हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन फिलहाल के लिए आप अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट कर पाएँ इसलिए मैं आपको ये नंबर्स के आइडिया दे रहा हूँ। हम सो फार 100 बिलियन से ऊपर कॉमर्शियल प्रोसेसर बना चुके हैं, और इसके अलावा जो सुपर कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, हम ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स की कंप्यूटिंग में एंटर कर चुके हैं। ट्रांजिस्टर्स मीन्स हमारे पास जो सुपर कंप्यूटिंग अवेलेबल है इस समय, उसमें ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स से ऊपर यूज होते हैं उनके प्रोसेसर्स में। और जो इनके बीच की स्पेसिंग है उसमें हम 5 नैनोमीटर से नीचे जा चुके हैं। जो इंटेल वगैरह के जो प्रोसेसर्स हैं और फ़ोन वगैरह प्रोसेसर हैं, 8 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, इन टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड आ रहे हैं। और हम 5 नैनोमीटर जो है, हमारा एप्पल कंपनी है, वो 5 नैनोमीटर पे प्रोसेसर बना चुकी है, टेस्ट कर चुकी है। इसके अलावा 4 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर पे भी टेस्टिंग चल रही है। और 1 नैनोमीटर के अराउंड हमारी समथिंग लिमिट है, क्योंकि फिर वहाँ पे क्वांटम इफेक्ट आ जाते हैं। इससे नीचे छोटे लेवल पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। तो हम एक एटम को एज ए ट्रांजिस्टर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम एटम को स्विच बनाना चाह रहे हैं अपना, तो वो अभी फ्यूचर की बातें हैं, वो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं। फिलहाल जो हम अचीव कर चुके हैं वो ये नंबर्स हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत अप्रिशिएबल नंबर्स हैं। स्पीड हम कितनी स्विचिंग की, देखिए ट्रांजिस्टर का एक कमाल जो मैं आपको बताना भूल गया, मिस कर गया, वो ये पॉइंट है कि ये जो एलईडी बल्ब थे या जो भी वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये 5 मिनट लेते थे, 3 मिनट लेते थे स्विच होने में, एक स्विचिंग ऑपरेशन में। ट्रांजिस्टर को आप कितनी जल्दी जल्दी स्विच कर सकते हैं? ट्रांजिस्टर आपके स्विच हो सकते हैं 1 सेकंड में 1000 बार, 10,000 बार, मिलियन टाइम्स। ये स्पीड जो आपके कंप्यूटर को कमाल देती है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर होते हैं ट्रांजिस्टर्स। चलिए मैं समरी वाली वीडियो खोल लेता हूँ, उसमें मैं आपको सब कंक्लूड करके इस वीडियो को एंड ही करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एटम से बना हुआ है, जिसके अंदर बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम का साइज होता है वो 10⁵ टाइम्स, यानी कि 10,000 गुना बड़ा होता है। एक्स यानी कि गुना बड़ा होता है। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्लाउड फॉर्म में होते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटीज में हम बात करते हैं, जो कि क्वांटम मॉडल है, लेकिन अभी को समझने के लिए आपको इनको एटॉमिक शेल्स मान सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब बॉडी बनती है, जब कोई मेटल का टुकड़ा बनता है या कोई भी बॉडी बनती है, तो उसको लैटिस में आ सकते हैं, यानी कि जो एटम्स हैं ये रखे हुए, इनमें से निकल के इस बॉडी के अंदर घूम सकते हैं। बॉडी के बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बॉडी से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसको रिपेल कर अट्रैक्ट करके अंदर खींच लेगा, इसलिए बाहर नहीं जा सकते, रहना इन्हें लैटिस में ही है। तो ये किस फॉर्म में रहते हैं? जो हमारी ये एटम्स होते हैं पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे लैटिस में आ जाते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सके।
जब हम बैटरी से देते हैं तो बैटरी से इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बॉडी एज अ होल न्यूट्रल रहती है। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद हमारे 3 टाइप की डिवाइसेस होती हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पे, जो कि होते हैं हमारे सेमी कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। मैं आपको थोड़े अजीब से ऑर्डर में बता रहा हूँ, मुझे जैसे याद आए मैंने बोल दिए। कंडक्टर्स, सबसे पहले मुझे कंडक्टर्स बताने चाहिए थे। कंडक्टर्स जो करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, इंसुलेटर्स जो अलाउ नहीं करते हैं, कंडक्टर्स जो अलाउ करते हैं, जो छोटा सा टिक लगाता हूँ, जो थोड़ा बहुत अलाउ करते हैं लेकिन इसको हम मैनिपुलेट करके इनसे कंडक्टिविटी इनकी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जो हमारे स्कोप से अभी बाहर है, जिसको हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं, जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, एग्जैक्टली जीरो होता है। इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता और हमारे पास एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसके अंदर करंट अगर हम लूप करा दें तो वो हमेशा चलता रहेगा, फॉर इन्फिनाइट टाइम वो चलता ही रहेगा। ये एक एडवांस टॉपिक है, आपको कभी बाद में बताएंगे। अगर कमेंट आती हैं, कभी ये चैनल ग्रो कर जाता है तो कमेंट्स में आएगा सुपर कंडक्टर पे वीडियो बनाइए, सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट्स पे वीडियो बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये हमने देखा सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनका जो बैंड गैप होता है, बैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच का जो बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है, इसलिए इसके जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में और करंट के कंडक्शन को अलाउ करते हैं। इनका 6 वोल्ट से ऊपर होता है इंसुलेटर्स का, और इनमें तो ओवरलैप कर रहा होता है, इसमें तो दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों में ही रहते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमने डायोड डिस्कस किया। डायोड क्या था? डायोड एक ऐसी डिवाइस थी जिसको इसको हम बोलेंगे डायोड। हमने डोपिंग की थी इसमें, डोपिंग मैंने मिस कर दिया, रुक जाइए डोपिंग और बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर्स में हम एन टाइप और पी टाइप डोपिंग करते हैं, एन टाइप और पी टाइप, जिससे हमारे 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो लैटिस होती है उसमें रहते हैं, और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। इसमें हमारे लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसमें हमारे होल्स होते हैं लैटिस में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमारे पी टाइप होते हैं। इन दोनों को मिला के हम एक डायोड बनाते हैं जो कि एन टाइप पी टाइप का मिक्सचर होता है, जिसमें कमाल ये होता है कि उस पर एन टाइप पे अगर हम नेगेटिव और पी टाइप पे हम पॉजिटिव दे रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं, तो करंट के फ्लो को वो अलाउ करते हैं। इसका जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, ये हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है, और इस पे हम पी पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव लगा रहे हैं, तो इधर से इधर को करंट को अलाउ कर रहे हैं। और जबकि इसका उल्टा कर देते हैं, अगर इस पे हमने पॉजिटिव और इस पे हमने नेगेटिव लगाया, तो इधर से इधर, इधर से ये देखिए आगे से ये जो सिंबल है ये यही बताने के लिए कि यहाँ से करंट नहीं जाएगा, ये रोकने के रुकावट का सिंबल है, ठीक है। तो ये करंट अलाउ नहीं करते हैं, ये चीज़ नहीं होती है। तो ये हमारे पास एक कमाल की डिवाइस आ गई है। इसको हम रिवर्स चार्जिंग में जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तब यूज़ करते हैं, ताकि रिवर्स चार्ज ना हो, यानी कि जो चार्जर हमारा करंट बैटरी को चार्ज करने को दे रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो बैटरी का करंट चार्जर में जाके बैटरी डाउन ना हो। ये हमारे फ़ोनों में होते ही हैं सब में। रुक जाइए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हमने ट्रांजिस्टर ही डिस्कस किया था, इसके बाद हम ट्रांजिस्टर पे आ जाते हैं सीधे। तो ट्रांजिस्टर एक हमारे पास डिवाइस थी जिसमें हमने एनपीएन डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास एक इमीटर होता है, एक बेस होती है, एक कलेक्टर होता है। बेस हमारी बहुत ही थिन होती है, बहुत लाइटली डोप्ड होती है। कलेक्टर हमारा बड़ा होता है, हेवली डोप्ड होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेस में होल्स होते हैं क्योंकि पी टाइप है हमारा। ये मैं एनपीएन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कम होते हैं। अब इसमें हम इसकी बाइसिंग किस टाइप से करते हैं, हम एन पे एन लगाते हैं, मीटर पे हम एन लगाते हैं। देखिए इसकी बाइसिंग के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने डिस्कस किया वो है कॉमन इमीटर, और जो कि मोस्ट वाइडली यूज होती है, ठीक है। तो ये हमने कनेक्ट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे,
यहाँ पे जो है ये फॉरवर्ड बाइस है जंक्शन 1, तो यहाँ से करंट अलाउ होगा, लेकिन जंक्शन 2 रिवर्स बाइस है, इसलिए यहाँ पे करंट अलाउ नहीं होगा, इसलिए करंट यहाँ पे नहीं बनता है। लेकिन करंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और बैटरी लगा देते हैं, और पे स्विच नहीं लगा रहे हैं अभी के लिए, तो जैसे ही हमने ये बैटरी लगाई और ये सर्किट ऑन हुआ, तो यहाँ से ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है और ये करंट यहाँ पे अलाउ हुआ, लेकिन थोड़ा सा करंट इसमें इधर को जाता है, बाकी मोस्टली करंट इधर निकल जाता है। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 5% करंट अगर बेस में जा रहा है, 5% इलेक्ट्रॉन्स बेस में जा रहे हैं, तो 95% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर कलेक्ट कर लेता है। इनके नाम ये इसीलिए हैं, इमिटर में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और कलेक्टर जो हमारा है वो कलेक्ट करता है 95% इलेक्ट्रॉन्स को, 5% हमारा बेस करंट होता है। ये एक मतलब अप्रॉक्सीमेट नंबर है, लेकिन अगर ये जो 5% बेस करंट नहीं होगा तो ये 95% करंट नहीं बनेगा, ये इसमें खूबी है इसकी। तो ये 5% 95% करंट को कंस्टिट्यूट करता है, ये हमारा ट्रांजिस्टर होता है और ये हमारा ट्रांजिस्टर का कमाल है। इसके बाद ट्रांजिस्टर कंप्यूटिंग में यूज होता है। ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कंप्यूटिंग की नींव है, फाउंडेशन है हमारी, और जो इसके कमाल हैं वो यही है कि बहुत, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर का कमाल ये है कि उसकी जो स्विचिंग एक्शन है वो बहुत फास्ट होता है, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ टाइम्स ये स्विच हो सकता है। और इसमें स्पेस की बात अगर हम करें तो बहुत छोटे ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, नैनोमीटर में हमने ट्रांजिस्टर बना रखे हैं, बहुत कम स्पेस लेते हैं, इनके बीच की स्पेसिंग है 5 नैनोमीटर तक हम अचीव कर चुके हैं। बीच की स्पेसिंग, दो ट्रांजिस्टर के बीच का गैप 5 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ यानी कि आपके बाल से भी थिन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद जो इनमें करंट कंजप्शन है बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम, इतने छोटे डिस्टेंस पे कितना सा वायर यूज़ होगा और कितना ही उसमें एनर्जी वेस्ट होगी। तो ये बहुत ही इफ़िशियंट प्रोसेसर्स बनते हैं जो कि हमारे लैपटॉप्स के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर हैं, जिनकी वजह से आप ये वीडियोस वगैरह देख पा रहे हैं, ये सब कमाल हो रहे हैं। तो यहाँ से ये जो मिरेकल्स आप देखते हैं कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर्स में, प्रोग्रामिंग में, तो इस वर्ल्ड के मिरेकल्स की यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ट्रांजिस्टर ही वो मिरेकलस चीज़ है, वो इन्वेंशन है जिसने हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड को जन्म दिया है, जिसकी वजह से टेलीफोन्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनेट चलता है, व्हाट्सएप होती है, सोशल मीडिया है, तमाम चीज़ें हैं, मार्केट और जो ऑनलाइन परचेसिंग वगैरह, ई कॉमर्स है ऑनलाइन, वो सब इस एक छोटे से इन्वेंशन की वजह से। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं ट्रांजिस्टर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ ऑल टाइम मानता हूँ। लोग कहते हैं कि फायर है, व्हील है, नहीं, फायर व्हील ने किया हमें काफ़ी रिवॉल्यूनाइज किया, लेकिन ट्रांजिस्टर की वजह से आज हैं, मतलब हम जो भी हैं आज वो ट्रांजिस्टर की वजह से हैं। तो जो नॉलेज है वो इतनी एसेसिबल है, चीज़ें इतनी क्विक हैं, तो वो सब ट्रांजिस्टर की वजह से। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो भी है वो ट्रांजिस्टर की वजह से है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है और काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिक गेट्स के साथ मिलेंगे आपको। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। आप कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मर्जी करें, ना करें, नहीं पसंद आए तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे rv_mishra101 rv.mishra101@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।